मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे अगले वीडियो की। भाषा विज्ञान के वीडियो चल रहे हैं और भाषा विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। और ये भाषा विज्ञान का आज मैं लास्ट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में भाषा विज्ञान के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, ये मान के चलिए आप। तो मैंने एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था पिछले वीडियो में, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन सी हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां कौन सी है, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा था और आपका आंसर मुझे मिला भी है। आंसर था अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, यानी कि पिछले वीडियो में जो ऑप्शन है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है, ए ऑप्शन राइट था। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो पूर्वी हिंदी की जो बोलियां हैं वो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी है। इनको हम लोग इस तरह से विभाजित कर सकते हैं, देखो मित्रों। पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है? कोरवी, हरियाणवी, दक्षिणी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी। साथियों, इनमें से ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आकार बहुला कौन सी है और औकार बहुला कौन सी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इसे जरूर अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया टेबल है मित्रों, देखिएगा। जो पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं वो कोरवी, हरियाणवी और दक्खनी है, यानी कि के एच डी इसका बन जाएगा, के एच डी बीबी के। अगर आप इसका कोड बनाना चाहोगे तो के एच डी बीबी के बन जाएगा। तो इस तरह से याद हो जाएगी आप लोगों को। के एच डी की आकार बहुला है और बीबी के जो है वो औकार बहुला है, ठीक है। तो कोरवी, हरियाणवी, दक्खनी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। कोरवी, हरियाणवी, हरियाणवी को हम लोग बांगरू भी बोलते हैं। दक्खनी ये आकार बहुला है और ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी जो औकार बहुला है, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को याद करना है। इसके बाद में राजस्थानी हिंदी की बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, मेवाती और मालवी, ठीक है। राजस्थानी हिंदी की मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढाड़ी, मेवाती और मालवी। पहाड़ी हिंदी की कुमाऊनी और गढ़वाली। पूर्वी हिंदी की अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, जिसको हम लोग एबीसी के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। बिहारी हिंदी की है भोजपुरी, मगही और मैथिली, यानी कि BMM, ठीक है। BM स्क्वायर भी हम लोग इसको बोल देते हैं कोड वर्ड में, BM स्क्वायर। तो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किसकी बोलियां है? पूर्वी हिंदी की। भोजपुरी, मगही, मैथिली किसकी है? बिहारी की। कुमाऊनी और गढ़वाली किसकी है? पहाड़ी हिंदी की। राजस्थानी की भी आप लोग ध्यान रखिए, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी है। और पश्चिमी हिंदी की कोरवी, हरियाणवी, दक्कनी, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी है। लेकिन इनमें से थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लीजिए कि तीनों बोलियां आकार बहुला है और ये तीनों बोलियां औकार बहुला है। इस तरह से भी आप थोड़ा सा याद रख लीजिएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, विश्व की प्राचीनतम माने जाने वाली लिपियों में कौन सी लिपि विश्व की प्राचीनतम? ब्राह्मी लिपि को विश्व की प्राचीनतम लिपियों में जाना जाता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। सुनीति कुमार चटर्जी ने ब्राह्मी लिपि का विकास सिंधु घाटी लिपि से माना है। देवनागरी लिपि का जो विकास है वो ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि विश्व की सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। हिंदी की लिपि भी देवनागरी लिपि ही है। शारदा लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ, जिससे कश्मीरी, लहंदा, टाकरी, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ है। कश्मीरी, लहंदा, टाकरी और गुरुमुखी ये भी क्या है? लिपियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। कैथी लिपि एक ऐतिहासिक लिपि है जो मध्यकालीन भारत में प्रमुख रूप से उत्तर पूर्व और उत्तर भारत में काफी बृहद स्तर पर प्रयुक्त की जाती है। मित्रों, अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो दबा करके आप लोग जो है पढ़िए, ठीक है। 81 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता कब दी गई? तो सबको पता है कब दी गई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई थी, ये सबको याद है। संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसकी स्मृति को ताजा रखने हेतु 14 सितंबर के दिन हम लोग प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक है। 82 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से गढ़वाली की जो है उपबोली क्या है? निम्नांकित में से गढ़वाली की उपबोली क्या है?
तो सलानी, ये थोड़ा सा अलग प्रश्न है। गढ़वाली की उपबोली, ये गढ़वाली और ये कुमाऊनी, इनकी भी उपबोलियां कभी कभी पूछ ली जाती है। हार्ड अगर बनाना है प्रश्न को तो वैसे इतना नहीं पूछा जाता। तो सलानी आ जाएगी इसमें, कौन सी? सलानी। गढ़वाली, गढ़वाल मंडल, केदारगढ़, देवभूमि की बोलियां हैं। इसके उपबोलियों में जौनसारी, सलानी, श्रीनगरिया, राठी, चौंदकोटी, टकनौरी, रवाल्टी है। ये उत्तराखंड के टेहरी, गढ़वाल, पौड़ी, गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर और मुरादाबाद तक ये बोली बोली जाती है मित्रों। ठीक है। 83 नंबर का प्रश्न है, बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? बुंदेली का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो मागधी अपभ्रंश से, शोरसेनी अपभ्रंश से, पैसासी से, अर्धमागधी से। किससे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से बुंदेली का विकास हुआ है। यहाँ पर दिया भी हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए, शोरसेनी अपभ्रंश से किस किस का विकास हुआ? पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी हिंदी और गुजराती का हुआ। तो पश्चिमी हिंदी आकार बहुला में कोरवी, हरियाणवी, दक्कनी आती है। ओकार बहुला में ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती है। राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आती है। तो याद रख लीजिएगा, बुंदेली का जो विकास है, बुंदेली का जो विकास है वो किस अपभ्रंश से हुआ है? शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। 84 नंबर का प्रश्न है, कन्नौजी बोली का क्षेत्र क्या है? कन्नौजी बोली का जो क्षेत्र है वो हरदोई है। अब देखिए, कन्नौजी कहाँ कहाँ बोली जाती है? इटावा, फर्रुखाबाद, हरदोई, पीलीभीत, शाहजहांपुर और कानपुर में बोली जाती है। कुमाऊनी नैनीताल, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में बोली जाती है। गढ़वाली टेहरी, गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी में बोली जाती है। मालवी जो है उज्जैन, रतलाम, इंदौर, देवास में बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली में ब्रजभाषा बोली जाती है। तो ये टेबल भी आपको पता होनी चाहिए। 85 नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो मराठी जो है साथियों, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, आपको पता होना चाहिए। अब देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है वो यहाँ पर दी हुई है, और आप अपने रजिस्टर में जरूर नोट कर लीजिएगा। कहीं पर भी ऐसा प्रश्न बहुत कम मिलता है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो संस्कृत लिखी जाती है, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, कस, नेपाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली और संताली। इतनी सारी लैंग्वेज जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और भी है, प्लीज आप नोट कर लीजिए देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, डोगरी, कस, नेपाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, ये सारी की सारी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि जो है बाएं से दाएं ओर लिखी जाती है। इसकी पहचान एक ही है, 37 रेखा से, जिसे हम लोग सिरो रेखा कहते हैं, ये इसमें ही खींची जाती हैं। अगला प्रश्न है 86 नंबर का, संविधान में प्रांतीय भाषाओं के दावे को किस अनुसूची द्वारा स्वीकार किया गया है? 8वीं अनुसूची द्वारा स्वीकार किया जाता है, और 8वीं अनुसूची में अब तक 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ये 22 भाषाएं साथियों यहाँ पर दी हुई है, आप नोट कर लीजिए अपने रजिस्टर में कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं कौन कौन सी जो सम्मिलित है और कौन कौन सी नहीं है। इससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो 22 भाषाएं हैं, कश्मीरी, हिंदी, उड़िया, कन्नड़, मलयालम, नेपाली, संताली, मैथिली, सिंधी, बंगाली, गुजराती, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, बोडो, पंजाबी, असमिया, मराठी, तमिल, संस्कृत, कोंकणी और डोगरी। संस्कृत भी है भैया, ये भी ध्यान रखना, कोंकणी डोगरी भी है। तो कोंकणी और डोगरी बाद में ली गई है, संताली, बोडो और डोगरी ये बाद में ली गई थी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। 87 नंबर का प्रश्न है, संताली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित आती है? जो संताली भाषा है वो किस परिवार की भाषा है? आस्ट्रिक परिवार की। कौन से परिवार की भाषा है? आस्ट्रिक परिवार की भाषा है। ठीक है। और संताली और मुंडारी भाषा है आस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार मुंडा शाखा से आती है।
विश्व की भाषाओं का वर्गीकरण करते हुए 18 परिवारों में वर्गीकृत किया गया था। इन्हें क्षेत्रीय आधार पर 4 खंडों में विभाजित किया गया है। ये देखिए इस तरह से पारिवारिक वर्गीकरण कैसे हुआ। यूरेशिया खंड, अफ्रीका खंड, प्रशांत महासागरीय खंड और अमेरिकी खंड, जिसको अमेरिकी परिवार कहते हैं। अब यूरेशिया में द्रविड़, भारोपीय, काकेशी, ब्रूसकिया, उराल, अल्ताई, बास्क, चीनी, अत्युत्तरी, जापानी, कोरिया और सामी हामी। ठीक है। अब भारोपीय परिवार में भारत, ईरानी, बाल्टो, स्वास्तिक, आर्मीनी, अल्बानी, ग्रीक, कोल्टिक, केल्टिक, जार्मनिक, इटालिक और हिटाइट और तोखारी। ठीक है। और ग्रीक से लेकर के तोकारी तक इसको कंटुम वर्ग कहते हैं, और भारत ईरानी से लेकर के अल्बानी तक को सतम वर्ग कहते हैं। ठीक है। और एक अलग से रहा प्रशांत महासागरीय खंड, और एक है अमेरिकी खंड, जिसको अमेरिकी परिवार कहते हैं। तो ये क्षेत्रीय आधार पर पूरे वर्ल्ड को 4 भागों में बांटा गया, 18 परिवारों में बांटा गया। ठीक है। 88 नंबर का प्रश्न है, इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, वो बोली कौन सी है? अवधि बोली है। कौन सी बोली है? अवधि। उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पर उत्तम पुरुष बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। खड़ी बोली में ह्रस्व और दीर्घ स्वर का प्रचलन है। अति ह्रस्व प्रचलन नहीं है। खड़ी बोली एक आकार बहुला बोली है। अवधि बोली में श श स्थान पर स का प्रयोग होता है। इसमें संज्ञा के 3 रूप चलते हैं, गोरा, गोरवा, गोरवावा। अवधि आकार बहुला बोली है साथियों। ठीक है। 80 नंबर 89 का है, इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कौन सी बोली है? वो अवधि बोली है, जिसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां थी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधी जो बोली है उसमें कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है मित्रों, ये बात आपको याद रखना है। अवधी की जो उपबोलियां हैं, जोलहा, गहोरा और जूडर रही है। बघेली की उपबोली है निबट्टा। अवधी बोली के केंद्र हैं बाराबंकी, बहराइच, रायबरेली, प्रतापगढ़, उन्नाव और सीतापुर। बघेली बोली का जो केंद्र रहा है रीवा, जबलपुर, मंडावा, मंडला, मिर्जापुर आदि रहा है साथियों। ठीक है। 90 नंबर का प्रश्न है, शोर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा इनमें से कौन सी नहीं है? तो इनमें से शोर सेनी अपभ्रंश से गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी तो आती है, लेकिन सिंधी इसमें नहीं आती है। पहाड़ी हिंदी ब्राचड़ में आती है। ठीक है। शोर सेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा में सिंधी नहीं है, जबकि गुजराती, राजस्थानी और पश्चिमी भाषाएं आती है। ये शोर सेनी अपभ्रंश में आती है मित्रों। ठीक है। सिंधी जो है ब्राचड़ अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, मैं पहले बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है। और खड़ी बोली कहा है, संभवतः इसलिए इसे खड़ी बोली कहा। राहुल सांकृत्या ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? कोरवी नाम दिया था। 91 नंबर का प्रश्न है, पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पहाड़ी हिंदी का विकास कस अपभ्रंश से माना जाता है मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। पेशा से अपभ्रंश दोनों से माना जाता है। पहाड़ी हिंदी का विकास कस और पेशासी, कस और पेशासी अपभ्रंश से माना जाता है। थोड़ा सा अब देखिए, पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं। कुमाऊनी, इसकी उपबोली इस प्रकार है, खजपरिजिया, कुमैया, पछाई, दानपुरी। ये इसकी भी उपबोलियां हैं। गढ़वाली, गढ़वाली की उपबोलियां हैं जौन, सारी, मारछी, राजी, सलाणी। नेपाली की उपबोलियां हैं, नेपाली बोली को गोरखाली या कसकुस भी कहते हैं, कसकुस भी कहा जाता है। ये पूर्वी पहाड़ी की प्रधान बोली है। पैशासी अपभ्रंश में लहदा, पहाड़ी और पंजाबी आती है। ब्राचड़ अपभ्रंश में सिंधी, कस अपभ्रंश में पहाड़ी हिंदी आती है। मागधी में बिहारी हिंदी, बिहारी की बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली। ठीक है। आयोग ने इसको एफ वाला माना है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 92 प्रश्न है, हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में असत्य कौन सा कथन होगा? हिंदी का विकास संयोगात्मक, असत्य बताना। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी पूर्व माना जाता है, बिल्कुल राइट है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, बिल्कुल राइट है। हिंदी का
एक वियोगात्मक भाषा है। हिंदी कैसी भाषा है? वियोगात्मक भाषा, ये भी राइट है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। संयोगात्मक भाषा के रूप में नहीं हुआ, दूसरी लैंग्वेज को इसने नहीं लिया है, ऐसा माना जाता है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है, ये गलत है, क्योंकि हिंदी का विकास वियोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। जबकि हिंदी संस्कृत की उत्तराधिकारिणी भाषा है। ये अपभ्रंश के बाद की भाषाएं हैं। हिंदी भाषा का विकास संस्कृत से हुआ, जबकि संस्कृत एक संयोगात्मक भाषा रही है एवं हिंदी वियोगात्मक भाषा रही है मित्रों। 90 तो याद रखिएगा, संस्कृत संयोगात्मक और हिंदी वियोगात्मक भाषा रही है। देखिए संस्कृत में स पहले आ रहा है तो संयोगात्मक कर दीजिए, जिसमें स के ऊपर बिंदी वही अनुस्वार, यहाँ भी अनुस्वार वाली बात। तो संस्कृत संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी में छोटी ई आ रही है, तो यहाँ वियोगात्मक भी छोटी ई। तो छोटी ई से छोटी ई, स से स। ब्रज भाषा का विकास जो है किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास शोर से नहीं अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब देखिए ब्रज भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। तो शोरसेनी अपभ्रंश से जो है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती का। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया का हुआ। अर्ध मागधी से पूर्वी हिंदी, ब्राचर से सिंधी का विकास हुआ। ये आधुनिक आर्य भाषाएं रही है मित्रों। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? यूनानी, लैटिन, पारसी और अरबी। तो अरबी भाषा जो है आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी लिपि है, ये तो सबको पता है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? शारदा लिपि से हुई। गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी की उत्पत्ति किससे हुई? शारदा लिपि से मानी जाती है। ये भी आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। शारदा लिपि की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि की भी उत्तरी लिपि से हुई है शारदा लिपि की। गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद द्वारा विकसित की लिपि है, जो शारदा लिपि 10वीं सदी से विकसित हुई है। बांग्ला भाषा की लिपि पूर्वी नागरी लिपि है, ये देवनागरी लिपि का ही एक अंग माना जाता है। 96 नंबर का प्रश्न है, शैली से तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। कौन सी शैली से? दक्षिणी शैली से जो है तमिल, तेलुगु और मलयालम 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 और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ है। प्लीज याद रख लीजिएगा, दक्षिणी शैली से जो है तमिल, तेलुगु और मलयालम कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ था। थोड़ा सा आप ये ध्यान दे लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये सब देखो आपने देखा होगा दक्षिण भारत के राज्यों में ही बोली जाती है अधिकतर, तेलुगु, तमिल, कन्नड़। तो ये ब्राह्मी लिपि की दक्षिणी शैली से इसका विकास हुआ है। और ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से जो है देवनागरी लिपि और शारदा लिपि का विकास हुआ। और ब्राह्मी लिपि विकास देखिए आप इस प्रकार से, इसको थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिएगा। ब्राह्मी लिपि को हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड किया, एक तो दक्षिणी शैली में और एक उत्तरी शैली में। तो दक्षिणी शैली से कौन कौन सी लिपियां निकली हैं? तेलुगु, तमिल, कन्नड़ आदि लिपियों का विकास हुआ। उत्तरी शैली एक गुप्त लिपि है 4 से 5वीं सदी में, और सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि रही है। तो सिद्ध मातृका या कुटिल लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ और एक शारदा लिपि का विकास हुआ। फिर शारदा लिपि से गुरुमुखी, डोगरी और सिंधी लिपि का विकास हुआ मित्रों। तो इस तरह से ये टेबल आप लोगों को पढ़ लेनी है, रोक करके वीडियो आसानी से पढ़िए। और थोड़ा सा अगर वीडियो की क्वालिटी कम लगती है तो प्लीज थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने क्वालिटीज को, वीडियो की आप लोगों को लग जाएगा, थोड़ा सा दिख जाएगा। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी है जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी। ये शब्द किसके रहे हैं? तो ये सी राजगोपालाचार्य जी के शब्द हैं। हिंदी अहिंदी लोगों के लिए उतनी ही विदेशी हैं जितनी हिंदी समर्थकों के लिए अंग्रेजी हैं। तो ये शब्द किसके थे? सी राजगोपालाचार्य जी के ये शब्द रहे हैं। डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार हिंदी भाषा को भारतीय जनता तथा संपूर्ण मानवता के लिए बहुत बड़ा उत्तरदायित्व संभालना है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि समय, सूर्य और अंधेरे का कवि कहा जाता है। रामधारी सिंह दिनकर को क्या कहा जाता है? सूर्य, समय,
समय सूर्य और अधेरे का कवि कहा जाता है। नागार्जुन प्रमुख प्रगतिवादी कवि रहे हैं। नागार्जुन को प्रगतिवाद का सलाह का पुरुष भी कहा जाता है। नागार्जुन एक प्रगतिवादी कवि हैं। नागार्जुन को हम लोग प्रगतिवाद का सलाह का पुरुष भी कहते हैं। और रामधारी सिंह दिनकर को पहले भी पढ़ा था, अधेरे का कवि कहा जाता है, लेकिन एक चीज और पता लगी है, समय और सूर्य का कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 98 नंबर का। भारतीय आर्य भाषा को कितने कालों में विभक्त किया गया है? कितने कालों में? 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, दूसरा है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल। ठीक है, तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल 1000 ईस्वी से वर्तमान तक चल रहा है। 99 नंबर का, वर्तमान में संविधान की अष्टम अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है अष्टम अनुसूची में। थोड़ा सा यहाँ इसको डिटेल से पढ़ लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया है। कौन सा अनुच्छेद है? भाग 17, सॉरी, भाग कौन सा है? 17, और अनुच्छेद है 343 से 351 तक। मूल संविधान में कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? सबसे पहले 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, ये बात भी आप याद रखिए। अब 21वां संविधान संशोधन 1967 में इनकी संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई, जिसमें हम लोगों ने सिंधी भाषा को जोड़ा। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा तो 15 हो गई। फिर 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, इसमें कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित किया गया तो 18 भाषाएं हो गई। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली को जोड़ा गया। इस प्रकार से 22 भाषाएं जो है हमारे संविधान की अनुसूची अष्टम में या 8वीं अनुसूची में हो चुकी है, भाग 18 भाग 17 के अंतर्गत। ठीक है, 100 नंबर का प्रश्न है, यह लिपि अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन लिपि एक वर्णात्मक लिपि है। साथियों बताइए कौन सी लिपि? देवनागरी लिपि। तो अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि, रोमन एक वर्णात्मक लिपि है। थोड़ा सा आप इस पे ऊपर भी ध्यान दीजिएगा। तो देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है जबकि रोमन एक वर्णात्मक लिपि है। चित्र लिपि, प्रतीक लिपि, भाव लिपि और ध्वनि लिपि। कैसे विकास हुआ लिपियों का? सबसे पहले चित्र लिपि आई, फिर प्रतीक लिपि आई, फिर भाव लिपि आई, फिर ध्वनि लिपि आई। ध्वनि लिपि में एक अक्षरात्मक लिपि है, एक वर्णात्मक लिपि है। तो अक्षरात्मक लिपि, भारत की सभी लिपियां अक्षरात्मक हैं, और रोमन लिपि एक वर्णात्मक लिपि है। लिपियों का विकास कैसे हुआ? सबसे पहले चित्र लिपि, फिर प्रतीक लिपि, फिर भाव लिपि, फिर ध्वनि लिपि। ध्वनि लिपि को दो भागों में बांटा, अक्षरात्मक लिपि, एक वर्णात्मक लिपि। भारत की जितनी भी लिपियां हैं सब अक्षरात्मक है, जबकि रोमन लिपि एक ऐसी लिपि है जो वर्णात्मक है। ठीक है, याद हो जाएगा। देवनागरी लिपि एक वर्ण के लिए एक ध्वनि अर्थात प्रत्येक अक्षर उच्चरित होता है। देवनागरी लिपि, देवनागरी की वर्णमाला का वर्ण क्रम एक वैज्ञानिक है, इस स्वर फिर व्यंजन आता है। 101 नंबर का प्रश्न है, भाषा पर आधारित है। भाषा पर आधारित क्या है साथियों? भाषा वाक्य पर आधारित है। भाषा किस पर आधारित है? वाक्य पर आधारित है। भाषा मुख्यतः 4 तत्व होते हैं। सबसे पहले ध्वनि आती है, फिर शब्द आता है, फिर वाक्य और फिर उसका अर्थ आता है। इन 4 तत्वों को ही भाषा विज्ञान का 4 अंग कहा जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? वो ध्वनि ही मानी जाती है मित्रों। कौन सी मानी जाती है? ध्वनि। सार्थकता की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द माना जाता है। भाषा की व्याकरणिक योजना योग्यता प्राप्त लघुत्तम इकाई पद या रूप है। भाषा के पूर्ण सार्थक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। याद हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न है, किसी भी भाषा को लिखने का जो ढंग है वो क्या कहलाता है? किसी भी भाषा को लिखने का ढंग साथियों लिपि कहा जाता है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भी भाषा को लिखने का ढंग या लिखावट। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती हैं। 103 नंबर का प्रश्न है, देखे लीजिएगा। भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा जो है वो क्या है साथियों, और राजभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा या राजभाषा है। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संघ की राजभाषा राजभाषा हिंदी और देवनागरी क्या रहेगी? लिपि रहेगी साथियों। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का प्रावधान किया गया है।
संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, अब इनकी संख्या 22 हो गई है। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने सन 1955 में और बीजे खेर की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया। इसमें 21 सदस्य थे। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने बीजे खेर की अध्यक्षता में 1955 में राजभाषा आयोग का गठन किया। इसमें 21 सदस्य थे मित्रों। 104 नंबर का प्रश्न है, किस शैली से देवनागरी, बांग्ला, गुरुमुखी आदि लिपियों का विकास हुआ था? कौन सी शैली थी साथियों? सबको पता है, अभी हमने देख लिया था, उत्तरी शैली थी। ठीक है, याद हो जाएगा। 105 नंबर का लास्ट प्रश्न है आज का, पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। पानी की धारा, भाषा, पानी की धारा या समाज, व्यक्ति, प्रकृति? पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। साथियों, इसका आंसर अब आप सोच करके दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है। तो मेरे हिसाब से इसको, इस आंसर को देने में आपको शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। भाषा क्या है? एक साधन है जिसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ साधते हैं, इसलिए ये साधन है। तो इसमें क्या ऑप्शन आ जाएगा राइट? इसका ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन, इसका राइट होगा। भाषा पानी की धारा है जो कठिनाई से नीचे सरलता की ओर जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो साथियों, आज यही समाप्त करते हैं। और आपको अच्छा लगा जरूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।